हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में और टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप में। तो दोस्तों, आज हम डीएलएड 4 सेमेस्टर का हिंदी विषय देखेंगे। और तो यहाँ पर हम देखेंगे आज आपका नया चैप्टर अध्याय नंबर 2, क्योंकि आपका अध्याय नंबर 1 पूरा हो चुका है। और जो भी भाई बहन अभी तक नहीं देखे उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और चैनल की प्लेलिस्ट में भी लिंक है। दोस्तों, अब आप टारगेट यूपीटेट सीटेट ऐप पर जा करके अध्याय 1 का टेस्ट दे दीजिए। देखिएगा आपकी कितनी तैयारी हुई है और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया। दोस्तों, यहाँ पर चलिए देखते हैं आज अध्याय नंबर 2, जिसका नाम है अन्य पाठ्य वस्तु एवं अनुच्छेद लेखन। तो सबसे पहले हम देखते हैं अन्य पाठ्य वस्तुएं। संस्कृत पठन कौशल विकास के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य पाठ्य पुस्तक या पाठ्य वस्तुओं की सहायता ली जा सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें संस्कृत पठन कौशल विकास के लिए जो भी पाठ्य पुस्तक निर्धारित है, उसके अलावा भी हम अलग अलग पाठ्य वस्तुओं और अलग अलग पाठ्य पुस्तकों की सहायता ले सकते हैं। तो पाठ्य विषय को रोचक बनाने के लिए आकर्षक कथा, सरल संवाद, नाटकीय दृश्य, लघु वर्णन, सुंदर सुबोध एवं शिक्षाप्रद श्लोक, गेय, ललित पद्य, प्रकृति वर्णन, विशिष्ट बालक बालिकाओं एवं महापुरुषों के जीवन चरित्र को आधार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें अन्य पाठ्य वस्तु, अन्य पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी अगर हम बात करें तो जो पाठ्य विषय है उसको रोचक बनाने के लिए आकर्षक कथा, सरल संवाद, नाटकीय दृश्य, ये सारी चीज़ों का सहारा हम ले सकते हैं। और आगे हम देखें तो अन्य पाठ्य विषय का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पाठों में विविधता एवं रोचकता बनी रहे। यानी कि अलग अलग पाठों का चुनाव करते समय जब भी आप अपने पाठ्य वस्तु या पाठ्य विषय को पढ़ा रहे हैं तो उस समय किस तरह से अलग अलग पाठ्य विषयों या पाठ्य वस्तुओं की सहायता ले रहे हैं शिक्षा को रोचक बनाने के लिए, पाठ्य विषय को रोचक बनाने के लिए, तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ों का ध्यान भी रखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं इस प्रकार अन्य पाठ्य वस्तुएं निम्न हो सकती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देखें कि कौन कौन सी पाठ्य वस्तुएं हो सकती हैं जिससे कि पाठ्य वस्तु को रोचक बनाया जा सके। यहाँ पर हम देखें पहले नंबर पर बालोपयोगी पत्रिकाएं। तो दोस्तों, यहाँ बालोपयोगी पत्रिकाओं का मतलब ऐसी पत्रिकाएं हैं जो कि जिसमें कहानियाँ, श्लोक, चुटकुले, पहेलियाँ तथा छोटे छोटे संवाद वाले रूपकों को बड़े बड़े रोचक तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। तो ऐसी बालोपयोगी पत्रिकाएं बहुत ही सहायक होंगी पाठ्य विषय को समझाने में। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए चित्रों का उपयोग दूसरे नंबर पर है। संस्कृत सीखने की ऐसी कई गतिविधियाँ जिन्हें चित्रों का उपयोग करके समृद्ध किया जा सकता है। दोस्तों, संस्कृत भाषा की कक्षा में चित्र मूल्यांकन संसाधन होते हैं और उनका उपयोग किसी भी कक्षा में विविध तरीके से किया जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें, शिक्षक शब्दकोश में वृद्धि के लिए ब्लैक बोर्ड पर चित्र बनाते हैं तथा छात्रों से संस्कृत में उसका नाम बताने को कहते हैं, तो पुनः उस शब्द से संबंधित कहानी बनाने का भी प्रयास करते हैं। तो इस तरह से एक ही चित्र के माध्यम से वो पाठ्य विषय से भी कनेक्ट हो रहे हैं और उससे संबंधित वो कहानी भी सोच रहे हैं। क्लियर? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए नंबर 3 पर है रेडियो व दूरदर्शन का प्रयोग। दोस्तों, रेडियो या दूरदर्शन पर प्रायः विभिन्न भाषाओं के कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं, जिसको सुनने एवं देखने से छात्रों में भाषा विकास होता है और इसके माध्यम से छात्रों में भाषा के प्रति रुचि एवं जागरूकता उत्पन्न होती है। तो इस तरह से पाठ्य विषय है उसको सीखने में सहायक भी सिद्ध होता है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए नंबर 4 पर है समाचार पत्र पत्रिकाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें, दैनिक समाचार पत्र को अखबार भी कहा जाता है और इसमें प्रतिदिन घटित होने वाली जो सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, भौगोलिक खबरें प्रकाशित होती हैं, तो जिन्हें प्रतिदिन वितरित कर दिया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर हम बात करें तो राजनैतिक पृष्ठ, असामाजिक पृष्ठ, शैक्षिक पृष्ठ, बिजनेस पृष्ठ, खेलकूद पृष्ठ, मनोरंजन पृष्ठ, इसमें जो समाचार पत्र होता है अलग अलग होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य स्तंभ भी होते हैं जैसे लेख, आलेख, समसामयिक चर्चाएं और संपादकीय। तो ये सारी चीज़ें
जो भी पाठ्य वस्तु है उससे कनेक्ट करने की हमें कोशिश करती हैं। यहाँ पर हम देखें नंबर 5 पर है शैक्षणिक भ्रमण। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें शैक्षिक भ्रमण की, तो शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किए जाने से भ्रमणों का जो उद्देश्य है वो संग्रहालयों में उपलब्ध संसाधनों का अध्ययन करना तथा यह जानना कि इनका उपयोग विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए किस प्रकार से किया जा सकता है। और प्रत्येक शैक्षिक भ्रमण के दौरान इन तथ्यों पर बल दिया जाना चाहिए कि संग्रहालयों, ऐतिहासिक स्मारकों का प्रयोग शिक्षण केंद्रों के रूप में किया जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें शैक्षिक भ्रमण की, तो चिड़ियाघरों और ऐतिहासिक स्मारकों की शैक्षणिक यात्राओं के माध्यम से प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में विद्यार्थियों की भूमिका का महत्व दर्शाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। शैक्षिक भ्रमण से अलग अलग जगहों पे भ्रमण के माध्यम से छात्रों के अंदर उस चीज़ों के प्रति लगाव भी उत्पन्न होता है और साथ ही वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझते हैं, यानी कि जो भी उनका महत्व होता है वो उसे समझते हैं। क्लियर। यहाँ पर हम देखेंगे अन्य साहित्य के माध्यम से। तो दोस्तों अन्य साहित्य में अगर हम बात करें, छोटे छोटे अंश छात्रों को पढ़ाने के लिए दिया जा सकता है, जैसे भर्तृहरि, शूद्रक, कालिदास, बाणभट्ट और भवभूति आदि संस्कृत लेखक हैं, जिनकी रचनाओं के कुछ अंशों को छात्रों को पढ़ने के लिए दिए जाना चाहिए। अलग अलग तरह के जो लेखक हैं, जो उनकी रचनाएं हैं, उनके विषय में छात्रों को बताना चाहिए अन्य साहित्य के अंतर्गत, जिससे छात्र पाठ्य वस्तु के अलावा और भी चीज़ें जान पाएंगे। तो अब हम देखेंगे दोस्तों विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, और जो भी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी वो हम फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है दोस्तों। विराम का अर्थ होता है रुकना या ठहरना। वाक्य को लिखते समय या बोलते समय बीच में कहीं थोड़ा बहुत रुकना पड़ता है, जिससे भाषा स्पष्ट, अर्थवान एवं भावपूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों किसी भी सेंटेंस को बोलने के लिए जहाँ पर बीच में रुकते हैं, अपने लय के लिए, भाषा उसको प्रभावकारी बनाने के लिए, तो वो क्या होता है, जहाँ भी भावपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है वो किसके माध्यम से होता है, विराम के माध्यम से होता है। लिखित भाषा में इस ठहराव को दिखाने के लिए कुछ विशेष प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जिस तरह से हम भाषा बोलते हैं तो अपने मुंह से तो विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, केवल हम भाव के माध्यम से उसको प्रकट कर रहे हैं। लेकिन अगर वही चीज़ें हम लिखते हैं तो लिखित भाषा में इन्हीं रुकने को और इन्हीं ठहराव को क्या कहा जाता है, विराम चिन्ह कहा जाता है। क्लियर। यहाँ देखें, यहाँ पर हम बात करें, जब भी हम अपने विचारों को किसी के सामने अभिव्यक्त करते हैं तो वहाँ पर हम कहीं ना कहीं जो सेंटेंस प्रयोग कर रहे हैं उसमें बीच में कहीं रुकते हैं, कहीं तेज बोलते हैं तो कहीं धीमा बोलते हैं। तो ये जो आरोह अवरोह का हम प्रयोग कर रहे हैं अपने भाव को अभिव्यक्त करने के लिए, ये क्या कर रहे हैं, हम इसमें विराम का प्रयोग कर रहे हैं, विराम चिन्हों का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो विराम चिन्ह हमारी भाषा में भाव के रूप में ही आते हैं, लेकिन अगर वही लिखित भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर वो विराम चिन्ह के रूप में प्रयोग होंगे। दोस्तों यहाँ पर हम देखें, रुकने की प्रक्रिया को व्यक्त करने के लिए लिखने में कुछ संकेत चिन्ह निश्चित दिए हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें लिखने के लिए ही जो हम संकेत का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। आगे चलिए देखते हैं विराम चिन्ह के प्रकार कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसके पहले हम लोग विराम चिन्ह का प्रकार 3rd सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं डिटेल से, और इसके अलावा आपकी रेनू मैम ने भी विराम चिन्ह के विषय में बताया फर्स्ट पेपर में। तो यहाँ पर हम लोग बस उसका नाम ही देखेंगे। यहाँ पे देखिए आधुनिक हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग होने लगा है। यहाँ पे विराम चिन्ह के प्रकार के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं टाइप ऑफ पंक्चुएशन जिसे हम कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, पहला है पूर्ण विराम। दोस्तों पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य की समाप्ति के पश्चात कविता होती है उसके अंत के चरणों में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कोई भी सेंटेंस जहाँ पे समाप्त होता है वहाँ पे पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। और अल्प विराम कहाँ पे प्रयोग होता है दोस्तों, दूसरे नंबर पर अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है कॉमा। तो जब वाक्य में भावाभिव्यक्ति अथवा अर्थबोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें
अलग अलग जो चिन्ह है उनके अपने कुछ साइन है। अल्प विराम का देखिए केवल छोटा सा कॉमा है यहाँ पे, और पूर्ण विराम में सीधी लाइन है, और अल्प विराम में छोटा सा कॉमा है। और यहाँ पर हम देखें अर्ध विराम कहाँ पे प्रयोग होता है, तो जब वाक्य में कुछ अधिक अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़ता है तो वहाँ अर्ध विराम लगाते हैं। देखिए ऊपर पॉइंट है, नीचे कॉमा अर्ध विराम में। और देखिए नंबर 4 है प्रश्न सूचक विराम चिन्ह या प्रश्न चिन्ह जिन्हें हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता ही है कि क्वेश्चन मार्क कैसे लगता है और कहाँ लगता है। और यहाँ पर देखिए नंबर 5 पर है विस्मयादि बोधक विराम चिन्ह। तो दोस्तों यहाँ पर विस्मयादि बोधक या जिसे हम कहते हैं संबोधन या आश्चर्य चिन्ह, इसको कहते हैं एक्सक्लामेशन मार्क। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो हर्ष, शोक, भय, चिंता या आश्चर्य आदि भाव को प्रकट करने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, यानी कि एक्सक्लामेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर बात करें वाह कितना सुंदर फल है, तो वाह के बाद हम इसका प्रयोग करेंगे। हाय यह क्या हो गया, तो हाय के बाद इसका प्रयोग करेंगे इस चिन्ह का। क्लियर। तो आगे हम देखें दोस्तों यहाँ पर 6 है अपूर्ण विराम या उपविराम चिन्ह। तो दोस्तों जब किसी बात को कुछ अलग करके बताना हो तो यह तब उपविराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे संधि की परिभाषा इस प्रकार अगर हम कहें कि किसी ने ठीक ही कहा है कि लालच बुरी बला है, तो किसी ने ठीक ही कहा है कि बीच में जो चिन्ह लगेगा वो क्या होता है, उपविराम का चिन्ह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 7 निदेशक चिन्ह। दोस्तों निदेशक चिन्ह का प्रयोग कहाँ का होता है, शीर्षक या उपशीर्षक के आगे भी होता है निदेशक चिन्ह का प्रयोग। और योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग संयुक्त शब्दों या समास युक्त शब्दों में किया जाता है। जैसे धीरे धीरे, माता पिता, तो धीरे धीरे के बीच में जो हाइफन का प्रयोग होता है वही होता है योजक चिन्ह। और माता पिता के बीच में भी हाइफन का प्रयोग किया जाता है, उसको कहते हैं योजक चिन्ह। भाई बहन के बीच में भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो कहाँ, वो है हाइफन। क्लियर। तो आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर हम देखें 9 पर है विवरण चिन्ह। दोस्तों किसी विषय या बात को समझने के लिए या उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। अगर हम बात करें नंबर 10 पर अवतरण या उद्धरण चिन्ह का, तो दोस्तों अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किसी महत्वपूर्ण वचन उद्धृत करने के लिए होता है। जैसे किसी के अकॉर्डिंग होता है, जैसे कि बुद्ध ने कहा, उसके बाद इन्वर्टेड कामर में जो हम लिखते हैं कि जीव हत्या पाप है, श्री राम ने कहा कि सत्य ही धर्म है। तो जो किसी के अकॉर्डिंग कथन होता है उसको हम अवतरण या उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत लिखते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नंबर 11 पर है लाघव चिन्ह। दोस्तों लाघव चिन्ह का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संक्षेप में लिखने के लिए किया जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर डाप, और उसके बगल में जीरो वाला निशान जो होता है वो लाघव का चिन्ह होता है। इस तरह से जैसे हमने लिखा डॉक्टर, ये हो गया आपका लाघव चिन्ह। क्लियर। आगे हम देखें लोप अथवा हंस पद। तो दोस्तों लोप अथवा हंस पद का प्रयोग वाक्य रचना करते समय जब कोई शब्द या वाक्य छूट जाता है तो छूटे हुए स्थान पर इस चिन्ह को लगाकर ऊपर वह शब्द लिखते हैं। जैसे जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। तो दोस्तों अगर हम लिख रहे हैं जायसी प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे, मान लीजिए हम प्रेम मार्गी लिखना भूल गए, तो वहाँ पर प्रेम मार्गी लिखने के लिए नीचे क्या करेंगे, इस तरह का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पे सेंटेंस लिखा, यहाँ पे बीच में अगर हम कोई चीज़ें भूल गए हैं तो यहाँ पर इस तरह का चिन्ह लगा के ऊपर जो शब्द हम भूल गए हैं उसको लिख देंगे। तो ये जो चिन्ह लगा है ये क्या है, हंस पद है या लोप कहा जाता है। दोस्तों अब हम देखेंगे यहाँ पर नंबर 13 पर है कोष्ठक। कोष्ठक कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कभी कभी किसी वस्तु या व्यक्ति या स्थान के अन्य नामों को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों जैसे अगर हम बात करें तुलसीदास जी ने अनेक महान ग्रंथों की रचना की है, तो उनके ग्रंथों को हम कोष्ठक में लिख देंगे कुछ ग्रंथों को, तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो इसी तरह से किसी का नाम या किसी पर्टिकुलर प्लेस का नाम हम लिख रहे हैं तो वो किस स्टेट में स्थित है, उस स्टेट को हम
क्या करते हैं, कोष्ठक में लिख देते हैं, जिससे कि हमें ये जानने में आसानी हो जाती है कि ये इससे संबंधित है। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों नंबर 14 पर है योग चिन्ह। योग तथा समता चिन्हों का प्रयोग भी हिंदी भाषा में किया जाता है। जैसे अगर हमें लिखना शुभ धन आगमन, तो वहाँ पर शुभागमन को लिखने के लिए योग चिन्ह का हमने प्रयोग किया। और योग चिन्ह का प्रयोग दोस्तों संधि में होता है ज़्यादातर। आगे हम देखें दोस्तों, यहाँ पर समता चिन्ह है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपके एग्जाम में कभी बहुत कम ही डिटेल करने के लिए पूछता है, ज़्यादातर आपको इसका जो ये चिन्ह है, ये सारे चिन्हों के विषय में ही पूछता है कि इसका चिन्ह कैसे बनाया जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि लाघव चिन्ह कैसा होता है, हंस पद कैसा होता है, कोष्ठक कैसे होता है, योग चिन्ह कैसा होता है, समता चिन्ह कैसा होता है और इतिश्री कैसा होता है। क्लियर। तो जितने भी चिन्ह हैं सबका आपको साइन याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें समता चिन्ह के विषय में हम लोग देख रहे थे। समता चिन्ह का मतलब होता है समान, जहाँ पे कोई चीज़ें समान, एक दूसरे के समान सिमिलर हो। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों इतिश्री की, तो इतिश्री का किसी लेख या रचना के अंत में इतिश्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे कोई लेख या रचना समाप्त हो जाती है वहाँ पर इतिश्री चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर। तो दोस्तों अब हम लोग देख चुके हैं विराम चिन्ह के प्रकार के विषय में। अब हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पेज में अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद लेखन में किसी विचार, शक्ति, अनुभव, किसी घटना या दृश्य को कम से कम 7 या 8 पंक्तियों में व्यक्त करना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें, ये जो अनुच्छेद लेखन होता है, अनुच्छेद लेखन होता है वो किसी विचार, शक्ति या अनुभव की किसी घटना या दृश्य को कम से कम 7 से 8 पंक्ति में लिखना होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग जो अनुच्छेद होता है वो सामान्यतः 300 से 350 शब्दों के मध्य होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें संस्कृत या हिंदी भाषा ज्ञान व भाव बोध के परीक्षण के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के छात्रों को कुछ अनुच्छेद लेखन के लिए दिए जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन से कहीं ना कहीं वो पर्टिकुलर किसी भी पाठ्य वस्तु के विषय में अपने विचारों, अपने भावों को व्यक्त कर पाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद लेखन की शैलियाँ। दोस्तों इसमें आपसे केवल नाम पूछेगा कि अनुच्छेद लेखन की कौन कौन सी शैलियाँ हैं, तो आप बस नाम याद कर लीजिए। भावात्मक शैली, समास शैली, व्यंग्य शैली, तरंग शैली, चित्र शैली और व्यास शैली। दोस्तों जैसा कि नाम से ही सारी चीज़ें पता चल रही हैं, तो इसमें आपको बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम दोस्तों देखेंगे यहाँ पर उचित शीर्षक चयन करते समय ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि जो भी अनुच्छेद है उसमें आप शीर्षक का चुनाव किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें अनुच्छेद के प्रारंभिक व अंतिम भाग में शीर्षक प्रायः निहित होता है, इसलिए इन भागों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सामान्यतः जो अनुच्छेद होता है वो 300 से 350 शब्दों के मध्य होना चाहिए। क्लियर। तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद का जो प्रारंभिक और अंतिम भाग होता है उसमें ही उसके शीर्षक प्रायः निहित होते हैं। उसके उसी लाइन से शीर्षक को डिसाइड किया जाता है और इन भागों पर विशेष ध्यान देना भी चाहिए। क्लियर। शीर्षक का चयन करते समय। आगे चलिए देखते हैं अच्छे अनुच्छेद की क्या विशेषताएं होती हैं। तो दोस्तों अच्छे अनुच्छेद की जो विशेषताएं होती हैं वो होता है पहला पूर्णता, दूसरा है क्रमबद्धता और तीसरा विषय केंद्रित, स्वतंत्र लेखन कला और सीमित संतुलित आकार। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि पूर्णता और क्रमबद्धता और विषय केंद्रित, स्वतंत्र लेखन कला, सीमित संतुलित आकार। तो एक तरह से यहाँ पर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तभी एक अच्छा अनुच्छेद बनेगा। और इस अनुच्छेद की, एक अच्छे अनुच्छेद की यही विशेषता भी हो जाती है कि वो बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से होना चाहिए, विषय केंद्रित होना चाहिए, अलग अलग चीज़ों को ना समझ करके जो भी बात करनी है, जो भी विषय है उस पर केंद्रित होकर के उस अनुच्छेद के विषय में लिखा जाए। और यहाँ पर हम बात करें स्वतंत्र लेखन भी हो और उसका जो आकार हो बहुत बड़ा नहीं बल्कि संतुलित आकार हो। क्लियर। तो ये सारी चीज़ें अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं हैं। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक आपका समाप्त होता है और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्टडी कैसी चल रही है। और दोस्तों कहाँ भी कोई भी दिक्कत हो तो उसके लिए भी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों
टारगेट यूपिटर सीटेट ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से वहाँ पर जा करके आप अपने सब्जेक्ट का टेस्ट दीजिए, तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए। और दोस्तों, वीडियो के लिंक, जितनी भी वीडियो जब तक आपके हिंदी सब्जेक्ट में हैं और जितनी भी वीडियोज आपके सामाजिक अध्ययन में, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और चैनल की प्लेलिस्ट में भी लिंक अवेलेबल है। तो आपको जहाँ भी सुविधा हो आप वहाँ से अपनी स्टडी करिएगा। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।